सहकारी आंदोलन की मूलभूत इकाई, सहकारी आंदोलन की नींव, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत मेरे सभी सहकार बंधु साथियों, मंचासीन सम्माननीय श्री हनुमान सिंह जी जालोर से, श्री नरपत सिंह जी साहब सिरोही से, भाई ओम प्रकाश जी रोज श्री गंगानगर से, युवा साथी टिकेंद्र कटारा भरतपुर से, नेता देवेंद्र सेदावत अलवर से, कारीलाल जी मीणा टीएसपी से और भाई रामनिवास बीकानेर से और सहकारी साख समितियां एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय पदाधिकारी, प्रांतीय सचिव साथी राजेंद्र जी जाखड़, अजमेर जिला अध्यक्ष साथी नाथूलाल जी शर्मा, जयपुर जिला संगठन मंत्री साथी सोहनलाल जी शर्मा, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह जी नरूका, उपाध्यक्ष और पाली के अध्यक्ष साथी त्रिभुवन सिंह जी भाटी, जोधपुर से उपाध्यक्ष मंगलाराम जी और जोधपुर अध्यक्ष साथी प्रदीप चौधरी, उदयपुर से साथी मदन जी मेनारिया और आज के इस सहकार संगम का आयोजन के शिल्पकार, मुख्य सूत्रधार सम्माननीय साथी भाई हेमंत जी व्यास और साथी नितिन। साथियों, नया कहने को कुछ भी नहीं, ऐसी कोई नई बात कहने को नहीं है जो मंचासीन मेरे इन जुझारू साथियों को और आपको पता नहीं है। हम सबको हमारी बीमारी का पता है, रोग का पता है कि हम सब किस बीमारी और रोग से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि इस बीमारी का समाधान क्या है और इस बीमारी का समाधान का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि बील पत्र के पेड़ में साक्षात महादेव विराजा करते हैं। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि 9 वर्ष की इस बेला में शिव जी के मंदिर के साथ 2-2 बील पत्र के विशाल वृक्षों की छाया में हम आज का ये आयोजन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आप बील पत्र की महिमा से कितने वाकिफ हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बील पत्र के पेड़ की जड़ की मिट्टी भी उतनी चमत्कारी होती है जितना बील पत्र का पेड़ स्वयं साक्षात्कार नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि इस बील पत्र की छाया में हम बैठे, इस बील पत्र की छाया में हम विराजमान, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आज हम जिस पवित्र मकसद के लिए यहां आए हैं और पुष्कर तीर्थराज सारे देवता इस तीर्थराज में अपना टैक्स चुकाने के लिए हर पावन पर्व पर यह एकत्रित होते हैं। अब बात यह है मित्रों कि हम सब हमारी बीमारी से वाकिफ है, रोग से वाकिफ है, सरकार की रीति नीति और सोच से भी वाकिफ है और जिस सहकारी विभाग के अधीन हम काम करते हैं उस सहकारी विभाग को भी हम भली भांति अच्छी तरह सब जानते हैं। तो बात ये खड़ी होती है कि हम किसी की तरफ उंगली करें उससे पहले 3 उंगलियां हमारी खुद की तरफ होती है। आप किसी की भी तरफ उंगली करते हो तो 3 उंगलियां आपके स्वयं की तरफ होती है। तो हमको स्वयं को, हम सभी को पहले आत्म मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि किया करे कि खुद का मरा ही स्वर्ग दिखा करे, पड़ोसी का मरवा स्वर्ग नहीं दिखा करे, क्योंकि एड़ो पाचों को नहीं आओ। तो हमारी मांग क्या है, उस मांग को हासिल करने का रास्ता, दिशा और मार्ग और समाधान क्या है, और उस समाधान के लिए हमें
क्या करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। 3 टप्पे की बात। हमारे बिना सहकारी बैंक नहीं चल सकते, सहकारी आंदोलन नहीं चलता, सहकारी सरकार नहीं चल सकती, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारे वो सब बातें हम सबको आपस में पता है। लेकिन आपको हनुमान जी की तरह अपनी ताकत का एहसास और अपनी शक्ति का भान करने की आवश्यकता है। मेरा मानना यह है मित्रों कि कोई भी किसी भी वर्ग का कर्मचारी या कोई भी चौकी का मजदूर या कहीं भी कोई व्यक्ति अपना काम करता है, अपनी सेवाएं देता है, अपना समय देता है, तो उसके बदले उसको पगार मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। ये धरती का एक सामान्य नियम है और इस सामान्य नियम से कोई भी नकार नहीं सकता। माननीय श्री अशोक जी गहलोत से लेकर आदरणीय उदयलाल जी आंजना से लेकर सहकारिता रजिस्ट्रार, सहकारिता सचिव और सहकारिता का अदना सा उस सहकार भवन में बैठने वाला चपड़ासी भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि अगर कोई अपनी सेवाएं दे रहा है, अगर कोई सरकार की योजनाओं के लिए काम कर रहा है, तो उस काम के बदले उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और मुझे कहते हुए अफसोस है, मैं इस बात से पूरी तरह व्यथित और दुखी हूं और इस पवित्र नगरी में झूठ बोलने की और राजनीति करने की और लफाजेबाजी करने की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हमारे ऐसे कई पैक्स कर्मचारी साथी हैं जो पैक्स खोल रहे हैं, पैक्स का काम कर रहे हैं, बैंक के हुक्मों को मान रहे हैं, सरकार के हुक्मों को मान रहे हैं और उसके बावजूद उनको कई महीनों तक वेतन और सैलरी का भुगतान नहीं हो रहा। ये बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? इस बात को कैसे सहन किया जा सकता है कि हम बिना वेतन के और बिना मजदूरी के और बिना तनख्वाह के काम करेंगे और कोई हमसे काम कैसे ले सकता है? तो मेरी तो ये समझ कहती है कि सहकारी साख समितियां एम्प्लॉयज यूनियन राजस्थान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, इस बात के लिए कटिबद्ध और समर्पित है कि सहकारी समितियों में काम करने वाले हर वर्ग के कर्मचारी को नियमित और मासिक रूप से वेतन भुगतान की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। ये समस्या क्यों पैदा होती है कि वेतन भुगतान नहीं हो पाता? क्योंकि कुछ समितियां आर्थिक रूप से कमजोर है। अब कमजोरी के कारण क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं समितियों के कमजोरी के कारण पर सुबह से शाम तक बिना रुके बोल सकता हूं और सरकार को घेरे में खड़ा कर सकता हूं कि समितियां क्यों कमजोर है। लेकिन आज हमें सिर्फ यह बात करनी है कि हमारी मांग क्या है, उसका समाधान क्या है। तो कमजोर समितियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था के लिए कड़ी में काम करने वाली वो सारी संस्थाएं जिम्मेदार है जिन संस्थाओं की कड़ी में पैक्स अंतिम कड़ी के रूप में काम करती है। कितनी विचित्र बात है कि जिन संस्थाओं के लिए आप काम करते हो, जिन संस्थाओं के लक्ष्यों की पूर्ति करते हो, जिस सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर फलीभूत करते हो, वो संस्थाएं आपके माध्यम से कमाकर हर वर्ष लाखों रुपए का इनकम टैक्स सरकार को दे रही है। तो वो इनकम टैक्स क्यों दिया जाना चाहिए? जिस संस्था को कमाकर देने वाली टैक्स के कर्मचारी के पास वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं है और उस जिले का केंद्रीय सहकारी बैंक उस संस्था से कमाकर इनकम टैक्स भर रहा है, ये कौन सी धरती का कानून है? कौन सा न्याय है? ये कौन सी नीति है? टैक्स कब भरा जाता है आप समझिए ध्यान से। जब केंद्रीय सहकारी बैंक ने लाभ कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका प्रॉफिट बोल रहा है, उसने सारे रिजर्व एंड प्रोविजन बना लिए, सारे लीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए,
उसके बाद जो उसकी इनकम बच रही है उस पर इनकम टैक्स लगता है। तो मुझे बताइए कि केंद्रीय सहकारी बैंक की बैलेंस शीट और P&L में वो हेड क्यों नहीं होना चाहिए कि उसके जिले की वो आर्थिक रूप से कमजोर समितियां जिसके कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा हो पा रहा है, वो केंद्रीय सहकारी बैंक अपने लाभ में से उन समितियों को आर्थिक कंट्रीब्यूशन करे। जब वो खर्चे के रूप में उस पहले P&L में दिखाया जाएगा तो प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स कम लगेगा। ये इनकम टैक्स चुकाना उसी तरह की बात है कि घर का भूत कमाना डोले पड़ोसी का फेरा। वो कमा के देने वाला घर का भूत तो भूखा है। सवाई माधोपुर जिले में बहुत सारी समितियां जिनको वेतन नहीं मिल रहा, भरतपुर जिले में बहुत सारी समितियां जिनको वेतन नहीं मिल रहा, टोंक में नहीं मिल रहा, और बैंक इनकम टैक्स चुका रहा। फिर सारी केंद्रीय सहकारी बैंकों से कमाकर वो जो टोंक रोड पर धन्ना सेठ बैठा है नीले कांच के महल में, वो करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देता है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा हनुमान सिंह जी कि राजस्थान में फर्स्ट 5 टैक्स पेयर में प्रथम 5 आयकर भुगतान करने वालों में अपेक्स बैंक का पहला नंबर। कोई जौहरी का नाम नहीं है, कोई बिल्डर का नाम नहीं है, किसी व्यापारी का नाम नहीं है, किसी फैक्ट्री के मालिक का नाम नहीं है। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है। ये कौन सी सहकारिता है? कौन सा सहकारिता का सिद्धांत? कौन सी सहकारिता चला रहे हो आप कि बैंक के कर्मचारी को वेतन नहीं है और अपेक्स बैंक करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स पुकार के कालामुची कर रहा है कि मैं राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं। ये आपकी हमारी कमजोरी का नतीजा है, ये आपकी हमारी कमजोरी का परिणाम। जो कमाएगा वो खाएगा, और यहां हो क्या रहा है? जो कमा रहा है वो भूखा सो रहा है। विषय ताली बजाने का नहीं है, विषय आत्ममंथन और चिंतन करने का है कि ये दादागिरी चल क्यों रही है और इस दादागिरी को सहन क्यों किया जा रहा है। ये सरासर दादागिरी है। सहकारिता के 7 सिद्धांतों से ये बात मेल खाती नहीं, एक भी सिद्धांत से। कोई दे दे हमें जवाब, बात कर ले। सरकार का जिम्मेदार जो अपने आप को बुद्धिमान और ज्ञानी मानता हूं, तो कमजोर पैक्स और हर पैक्स के कर्मचारी को वेतन भुगतान की व्यवस्था हो, नंबर 1। जब वेतन भुगतान की व्यवस्था हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता पैदा होती है सेवा सुरक्षा की, जॉब सिक्योरिटी। तो मुझे वेतन तो मिलने लग गया तो मेरा रोजगार भी सुरक्षित रहना चाहिए। आज निजी बैंक और सार्वजनिक बैंकों में क्या अंतर है? सार्वजनिक बैंक अपेक्स बैंक के कर्मचारी सूरजभान सिंह आमेरा का रोजगार सुरक्षित है, और सूरजभान सिंह आमेरा का बेटा जो एक्सिस बैंक में काम कर रहा है उसका रोजगार सुरक्षित नहीं। तो जॉब सिक्योरिटी हो। जॉब सिक्योरिटी कब होगी? जब सेवा शर्तें बनेगी, जब आपका रोजगार भी सुरक्षित हो गया, तब आपकी बात आती है कि जब मैं बुढ़ापे में रिटायर होकर जाऊं तो मेरे रिटायरमेंट बेनिफिट मुझे सारे मिलने चाहिए, ताकि मैं मेरा बुढ़ापा भी काट सकूं और घर पे जवान बेटे बेटी बैठे उनकी शादी भी कर सकूं, और मकान कहीं कच्चा है तो उसको पक्का भी करा सकूं। तो सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित हो। जब संविदा कर्मचारी का पीएफ कटता है और संविदा कर्मचारी का पीएफ नहीं काटने पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और अपेक्स बैंक पर पेनल्टी लग जाती है, तो ग्राम सेवा सहकारी समिति के हर कर्मचारी का पीएफ कटना सुनिश्चित क्यों नहीं होना चाहिए? इस भारत सरकार के बनाए संविधान और विधान की पालना सहकारी समितियों में क्यों नहीं हो रही? संविदा कर्मचारी का भी पीएफ कटता है, पता है ना आपको? संविदा कर्मचारी को भी ईएसआई के रूप में चिकित्सा सुविधा मिलती है, ईएसआई का कार्ड बनता है, और वो ईएसआई की सुविधा इतनी बढ़िया है कि अगर अपेक्स बैंक का संविदा कर्मचारी बीमारी की वजह से 1 महीने बैंक नहीं आ पाया तो 1 महीने की तनख्वाह ईएसआई हॉस्पिटल देता है। तो कैडर शब्द जो है ये बहुत व्यापक है।
केडर सिर्फ आपकी तनख्वाह की ही व्यवस्था नहीं करता है, केडर आपके रोजगार को भी सुरक्षित करता है, आपके सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान भी सुनिश्चित करता है, और एक कर्मचारी के रूप में जो भी सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए उन सबकी भी व्यवस्था करता है। तो मित्रों, पहले जो केडर की व्यवस्था थी, वरिष्ठ साथी बैठे हैं, सब भली भांति वाकिफ और परिचित है, तो वो एक रजिस्ट्रार के आदेश से जारी किया गया। हमारे साथियों के तात्कालिक क्या परिस्थितियां और कारण रही कि उसको न्यायालय में विवाद का विषय बना, और न्यायालय ने उस बात को पकड़ लिया और उसको खारिज कर दिया कि ये विधायी प्रक्रिया की पालना करते हुए संवैधानिक रूप से कैडर का गठन नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट ने बात जब पकड़ी, जब हम खुद कोर्ट में इस मसले को ले गए, होना तो कैडर चल ही रहा था, कैडर में लोग काम कर ही रहे। कैडर की मांग को, अगर मेरी जानकारी सही है, गलत हो तो हनुमान सिंह जी मुझे दुरुस्त कर सकते, कैडर की मांग को सैद्धांतिक रूप से सरकार ने और विभाग ने स्वीकार किया। उस कैडर की मांग पर सरकार और विभाग की कमेटी बनी, उस कमेटी ने वो रिपोर्ट पेश करी, और जो रिपोर्ट पेश करी, जो सेवा नियम, सेवा शर्तें और बातें लिखी गई, वो मेरे पास उसकी प्रति उपलब्ध है और मैंने उसको पढ़ा है। उसमें आपके भी उसी महंगाई भत्ते की व्यवस्था है जो बैंक कर्मचारी के रूप में सूरजभान सिंह आमेरा को महंगाई भत्ता मिलता है। अगर वो रिपोर्ट लागू हो जाए तो तुम सपने में भी अगर तुम्हें कोई तिलक लगाकर कहे कि बैंक का कर्मचारी बना दो, तो आप कहोगे बैंक का कर्मचारी नहीं बनना, बैंक वाले को बना दो टैक्स का कर्मचारी। इतनी अच्छी वो रिपोर्ट है। तो मेरी समझ और अनुभव और मेरे संगठन की समझ ये कहती है कि हमें कैडर की मांग के लिए एक राय, एक मत और संगठित होकर पुरजोर तरीके से इस लोकतांत्रिक सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहिए। दूसरा साथियों, आप देखिए वेतन भुगतान तो मिल नहीं रहा और रोजगार में भी खतरा पैदा कर दिया। ये क्या नए सेवा नियम जारी किए हैं भाई? ऐसे कौन से सेवा नियम होते हैं जिसके अंदर वर्षों वर्षों से एक वर्ग काम करता आ रहा है इन समितियों में और कह दिया कि ये वर्ग ही नहीं रहेगा, इस वर्ग की जरूरत ही नहीं है, इस वर्ग को डेमोक्रेटर घोषित किया जाता है। वो कौन बुद्धिमान सहकारी विभाग का अधिकारी है? माननीय रजिस्ट्रार एक बार उसको हमारे सामने बिठा के हमसे चर्चा करवा दे, उस मूर्ख को हम देखें तो सही, वो मूर्ख कौन है। लेकिन याद रखो मित्रों, सहकारी विभाग के कुछ अधिकारी, मेरा भी अनुभव कहता है, जब जब भी पैक्स कर्मचारियों के कल्याण और भले की कोई बात आती है, कोई स्थिति बनती है, तो उसमें इरादतन, बदमाशी पूर्ण, साजिश पूर्ण तरीके से ये विभाग के अधिकारी कोई न कोई ऐसी कमी, कोई न कोई ऐसा लोचा, कोई न कोई ऐसा छूकन उसके अंदर लगा देते हैं कि हमारा हलवा करकला हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है। बताइए आप उनसे, क्या बिना सहायक व्यवस्थापक, सहायक कर्मचारी और सेल्समैन के किसी पैक्स और मिनी बैंक को चलाया जा सकता है? क्या राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग द्वारा जो एक समिति के लिए स्वीकृत पद है, आपने हमने तो स्वीकृत किए नहीं, कोई हनुमान सिंह जी के साइन नहीं उस आदेश पर, न आमेरा के साइन, न जाखड़ जी के साइन, रजिस्ट्रार के साइन है। उसमें उन्होंने लिखा है एक समिति में व्यवस्थापक होना चाहिए, सहायक व्यवस्थापक होना चाहिए, सेल्समैन होना चाहिए, सहायक कर्मचारी होना चाहिए, और अगर कोई समिति मिनी बैंक के रूप में काम कर रही है तो मिनी बैंक कैशियर होना चाहिए, अलग से सहायक व्यवस्थापक होना चाहिए। हमने कहा है और फिर वो कह रहे हैं कि सहायक व्यवस्थापक की जरूरत ही नहीं। तो सहायक व्यवस्थापक और सहायक कर्मचारी और सेल्समैन का जो डेथ वारंट इन नए सेवा नियमों में जारी किया गया है, वो तुरंत प्रभाव से खारिज होना चाहिए। ये हमारी एक मजबूत मांग है। फिर आप देखिए, बात तो करते हैं सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की, सहकारी बैंकों को मजबूत करने की, और सहकारी आंदोलन की मजबूती और सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए जो एक महत्वपूर्ण पद है लोन सुपरवाइजर, जिसकी वजह से आज बैंकों की हालत खराब है, वो लोन सुपरवाइजर पद ही खत्म कर दिए। क्यों भाई? क्योंकि लोन सुपरवाइजर 100% व्यवस्थापक से बनता है। इनको तो कोई न कोई लोचा, कोई न कोई गोचा लगाना व्यवस्थापक के, समिति कर्मचारियों।
तो हमें क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? बैंकिंग सहायक की भर्ती में 20% आपका आरक्षण होगा। तो मेरा तो पहले 100% आरक्षण था। मेरा तो पहले 100% आरक्षण था। ये 20% आरक्षण देके किसको टॉफी चूसने के लिए दे रहे हो? तो हमारी ये मांग होनी चाहिए सामूहिक रूप से कि सहकारी बैंकों में एलएस के पदों का सृजन करते हुए 100% प्रमोशन की व्यवस्था को बहाल कर लोन सुपरवाइजर का कैडर गठित किया जाना चाहिए। पूरी बैंक के कर्मचारी भी चिल्ला रहे, विभाग भी चिल्ला रहे, और ये विभाग के ईओ और एईओ लगते हैं, एक एक गाड़ी ले लेते हैं और 15 दिन 20 दिन में बैंक आते हैं, साइन करते हैं, फील्ड में कोई काम नहीं। इसको जारी कर देना मेरे वीडियो को। सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहा हूं क्योंकि कल मैं रजिस्ट्रार को भी ये बात कहता रहा। तो एलएस के पद को बहाल किया गया। अब मित्रों, बैंक में चपरासी का भी प्रमोशन होकर मैनेजर बनता है, बाबू बनता है, और बाबू से सीनियर मैनेजर और एजीएम तक भी गए। कॉमर्शियल बैंकों में भी बाबू जीएम तक गया, चपरासी जीएम तक गया। राज्य सरकार में भी चपरासी और बाबू का प्रमोशन होता है। 18-27 मिलती है, 10-20-30 मिलती है। तो पैक्स के अंदर जो सहायक अपनी नौकरी कर रहा है, तो क्या वो जिंदगी भर सहायक ही रहेगा और जिंदगी भर टेम्परेरी रहेगा? ऐसे और किसी विभाग में व्यवस्था हो तो हमें बता दो, हम भी मान लेंगे, हम भी स्वीकार कर लेंगे। तो व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग की तरह सहायक व्यवस्थापक सेल्समैन की भी स्क्रीनिंग करके और उसको नियमित करते हुए उसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मोटी मोटी बेसिक मांगे हैं। अरे आप सहकारी आंदोलन को मजबूती की बात करते हो, तो सहकारी आंदोलन मजबूत कहां से होगा? उसको मजबूत करने वाला जो भूखा बैठा है, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप उसके रोजगार पर लगातार हमले किए जा रहे हो और कहे तो आंदोलन मजबूत होना चाहिए। तो मित्रों, भूखे भजन न होए गोपाला, संभाल तेरी कंठी और माला। लेकिन अभी हमारे एक साथी कह रहा था कि बेरोजगारी में रोजगार हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, सहायक के रूप में, सेल्समैन के रूप में, और बिना वेतन के भी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कभी तो वेतन आ जाएगा, लेकिन नौकरी कहां मिलेगी, मैं इस सोसाइटी के चिपका रहा हूं। इस मजबूरी का वो गलत फायदा उठा, इस मजबूरी का वो गलत फायदा उठा। या फिर क्या बात करते हैं, मतलब आप देखिए कैसे बेहुदा बात करते हैं आपकी जमात के लिए। उनको तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है। तो क्या सोसाइटी में कल्पवृक्ष लगे हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, तो कल्पवृक्ष की बात करके बैठो नोटों की बरसात हो जाती है। ऐसी बेहुदा बात करते हैं। मतलब उनको इस पूरे प्रदेश की भ्रष्टाचार की व्यवस्था में एक हमारा ही वर्ग नजर आता है। देखिए आप उन दुष्टों को। तो मित्रों, ये बेसिक मांगे हैं जो पहले से लागू थी, नई मांग नहीं है। कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जितने भी पिंटू मैंने बोले वो नए नहीं है, पहले से थे, पहले से यही व्यवस्था थी। हम उनसे कोई विधानसभा का टिकट नहीं मांग रहे, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार का प्रमोशन नहीं मांग रहे। हम हमारी समिति के अंदर राजी खुशी प्रेम से शांति से काम करें और परिवार का हमारा पालन पोषण हो। आज की इस महंगाई में जहां दुनिया भर का डीए बैंक कर्मचारियों को, राज्य केंद्र कर्मचारियों को मिलता है, हर 3 महीने, हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, तो ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में, एक सहकारी साख व्यवस्था के कर्मचारी के रूप में और एक सामाजिक सोशल वर्कर के रूप में मेरे को ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि एक सिस्टम जिसके अंदर 3 कड़ी है, अपेक्स बैंक, सीसीबी और पैक्स, उसमें 2 कड़ी तो मालामाल है, इनकम टैक्स दे रही है, सारी सुविधाओं से भरपूर है, और उसी सिस्टम की 1 कड़ी अपने वेतन भुगतान के लिए मोहताज है। ये बात मानने योग्य नहीं है। अगर मानी जा रही है तो उसमें आपकी हमारी कमजोरी है, अन्यथा और कोई कारण नहीं।
तो मित्रों, जहां तक संगठित, समन्वित और एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। आज से 3 साल पहले भी हमारी सोच यही थी, 2 साल पहले भी हमारी सोच यही थी, और एक ट्रेड यूनियन का कार्यकर्ता होने के नाते हमारी सदैव सोच यही रहेगी, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में सारी यूनियनें मिलकर लड़ रही है, LIC में सारी यूनियनें मिलकर लड़ रही है, GIC सेक्टर में सारी यूनियनें मिलकर लड़ रही है, रेलवे में सारी यूनियनें मिलकर लड़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सारे संगठन मिलकर नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि अलग अलग लड़कर इस सरकार से लड़ने की, हासिल करने की शक्ति अब ट्रेड यूनियनों में इस सरकार ने छोड़ी नहीं। तो कल भी हमारा विचार यही था, आज भी हमारा विचार यही है, और आने वाले कल पर भी हमारा विचार यही रहेगा कि जो संगठन इस जमात के भले के लिए बनाया गया है, तो इस जमात का भला होना चाहिए। एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य और प्रयोजन यही है कि सहकारी समितियों में 7,320 सहकारी समितियों में काम करने वाले व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन और सहायक कर्मचारी का एक कर्मचारी के रूप में रोजगार सुरक्षित होना चाहिए, वेतन भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका पद सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उसके सेवानिवृत्ति के परिलाभ सुरक्षित होने चाहिए। और इन उद्देश्यों के लिए जब जहां जिसके साथ बैठने की जरूरत पड़ेगी, हम 365 दिन एक जाजम पर बैठने को तैयार। बातें और भी बहुत है, समिति को मजबूत करो, समिति कमाए खाए, बहुत ज्ञान सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं विभाग के लिए। अरे किसको सिखा रहे हो यार, किसको बता रहे हो? समितियों के टुकड़े तुम कर रहे हो, समितियों में बारूद तुम लगा रहे हो। जो समिति पहले कुछ कमाने खाने की स्थिति में नहीं, उसके टुकड़े करके दो बढ़ा रहे हो। तो कहते हो समिति मजबूत होनी चाहिए। किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? हाँ, बहुत सारी बातें। आज PDS पर अच्छा कमीशन मिलता है, जब कमीशन नहीं मिलता जब तो बेकार तुम करो, और आज जब PDS पर कमीशन मिल रहा है तो तुम PDS का काम नहीं करोगे। तो सारी वस्तुस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। और एक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें गर्व है हमारी अच्छी सहकारी समितियों पर, हमें गर्व है हमारी अच्छी सहकारी समितियों पर जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो आदर्श उदाहरण नहीं बननी चाहिए तो वो हमारी समस्याओं के समाधान में आगे आ जाए। उनको बार बार इस तरह गिनाया जाता है कि आज वो जमात के हितों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो मित्रों, किसान के बेटे और लकड़ी के गट्ठर की कहानी हम सबने जीवन में, छात्र जीवन में पढ़ी है, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कलयुग है। और कलयुग के लिए कहा जाता है संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। तो हम ईमानदारी से इस पवित्र पुष्कर राज की तीर्थ नगरी में हमारे संगठन की तरफ से इस विश्वास, वचन और वादे को फिर से दोहराते हैं कि सहकारी पैक्स में काम करने वाले सारे कर्मचारी बंधुओं की एक सूत्र कॉमन मांगों को लेकर कोई भी समन्वित मंच बनता है, समन्वित प्रयास किया जाता है, तो उसमें हमारी कतई कोई मनाही नहीं है, हमारी पूर्णतः सहमति और स्वीकृति है। बात यह है कि हम समझदारी से बैठें, जिम्मेदारी से बैठें, अपनी रीति और नीति स्पष्ट रखें, अपनी नीति और नीयत साफ रखें, और एक कॉमन एजेंडा, कॉमन मांग पत्र, कॉमन फोरम, कॉमन टीम, उसका एक सिस्टम है। बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए आप सबके आशीर्वाद से उसकी एक समझ और अनुभव हमारे पास है। उस अनुशासन को बनाते हुए, उस अनुशासन को कायम करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो लोकतंत्र में जब आज वर्तमान कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होने का एक दिव्य स्वप्न देख रही है, और राहुल गांधी जी को इस बात के लिए भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत साहब ने आश्वस्त किया है
कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम उस सरकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम उस सरकार की बहुत बड़ी जरूरत है। ये बात समझने की जरूरत है। हम हमारी बात को किस तरह रखें, किस तरह सरकार को अपनी आवश्यकता बताएं, क्योंकि सरकार और आपके मेरे बीच में जो कड़ी है ना सहकारी विभाग, ये बहुत छाछ बिखेरता है, बहुत खेला करता है। तो इस कड़ी के अलावा सीधा सरकार से हमारा संवाद हो, सरकार के मुखिया से हमारा सीधा संवाद हो। हम कोई ऐसा एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सामूहिक मंच से एक सम्मेलन जयपुर में आयोजित करें। बिरला ऑडिटोरियम सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों का जयपुर राजस्थान में, और ऐसे 3 बिरला ऑडिटोरियम बन सकते हैं अपन, 3 बिरला ऑडिटोरियम बन सकते हैं। तो सहमति बनाए, बैठकर मंथन करें, चर्चा करें, राय करें, और सहमति से एक सहकारी संगम, सहकारी सम्मेलन सरकार से करें पुकार, ऐसा एक आयोजन हम जयपुर में करें और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी को बुलाएं और अपनी बात रखें। मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र में दोनों की गरज और दोनों की आवश्यकताओं से मांगे पूरी होती है, तो मेहरबानी से नहीं होती। और लोकतंत्र में जब हम हमारे एकजुट होकर सिर गिना देंगे और इस बात का एहसास दिला देंगे कि ज्यादा नहीं तो 1000-2000 से हराने की पावर तो हमारे पास है, वो पावर तो हमारे पास है, जो प्रसाद लाल जी को एहसास हुई थी 2 चुनाव हारने के बाद। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही कहना है कि हम सब इस पवित्र उद्देश्य के लिए, पावन उद्देश्य के लिए 2023 की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में पहली सभा और पहली मीटिंग आप लोगों की हुई है, जिसमें आने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं ये मेरे ट्रेड यूनियन कर्म के लिए बहुत बड़े संकेत है, बहुत अच्छे संकेत है, बहुत शुभ संकेत। तो हम संगठित और सामूहिक रूप से हनुमान सिंह जी जैसे समझदार और जिम्मेदार बैठे हैं, ओम जी बैठे हैं, अनुभवी हैं, समझदार हैं। आज से 5 साल पहले इनका अनुभव और समझ और आज के इनके अनुभव और समझ में काफी परिवर्तन आया होगा। इन्होंने भी काफी कड़ी सच्चाइयों को नजदीक से देखा होगा, समझा होगा। आज हनुमान जी को भी वो सारी जमीनी हकीकत से रूबरू होने का मौका मिला होगा कि क्या और कौन से कारण है, क्योंकि मकसद जब ही भटकता है जब आपकी प्राथमिकता बदल जाती है, और प्राथमिकता बदल जाने पर फिर ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। हम आम में सब नंगे हैं, सबको सबकी असलियत पता है। तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपने मुझे याद किया, अपने परिवार के बीच में बुलाया, अपने परिवार के साथ अपने विचारों को साझा करने का मौका दिया, उसके लिए व्यास जी का, नितिन जी का, राणावत जी का हृदय से आभारी हूं। उनका कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और अंत में यही कहूंगा साथियों कि तुम हो चिराग इस गुलशन के, तुम हो चिराग इस गुलशन के, होगा रोशन आसियाना इसी चिराग से। गर बदलेगी लो दिशा चिराग की, तो जल जाएगा आसियाना इसी चिराग से। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, लोकतंत्र में सहकारिता की शक्ति को समझो और एकजुट, एक राय, एक मत और बंद मुट्ठी होकर, विभाग के अधिकारी भी हमारे मजे लेते हैं, मेरे सामने हनुमान सिंह जी की बात कर लेंगे, हनुमान सिंह जी के सामने मेरी बात कर लेंगे, कोई आपको बड़ा नेता बता देगा, कोई मेरे को बड़ा नेता बता देगा, और उनकी चल रही है दुकानदारी। मेरा एक निष्कर्ष रूप में मानना है कि विभाग के बहुत बड़ा वर्ग अधिकारियों का ऐसा है जो पैक्स को पटरी पर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनका गौरव धंधा बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, नववर्ष आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपकी समितियों के लिए, हमारे सहकारी आंदोलन के लिए, हमारे कर्मचारी आंदोलन के लिए
बहुत सफल हो, मंगलमय हो, हम सब खुशहाल रहें। और अंत में दुष्यंत जो इस देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी शायर हुए, 32 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उनके आज से वर्षों पूर्व लिखे हुए शायरी और पीड़ा ऐसे लगती है जैसे वो हमारे लिए लिख कर गए, हमारे लिए कहकर गए। तो हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब आपकी ये पीड़ा डूंगर जैसी हो गई है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल ये अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ भाषण देना और तालियां बजवाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि पैक्स कर्मियों की सूरत बदलनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। इसी के साथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मंच को सम्मान, अभिनंदन, धन्यवाद। जय सहकार साहब।